हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के 2 टाइम होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिस्कस कर रहे थे, जिसका हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया और इसके अंतर्गत आने वाली लॉटरी मेथड को अंडरस्टूड किया। अब हम देखेंगे बाई रोटेटिंग द ड्रम, मतलब जो डोल घुमाकर जो मेथड यूज़ किया जाता है। तो देखिए, ये जो मेथड होता है ये लॉटरी रीति का ही एक सुधरा हुआ रूप होता है। इसमें सभी संख्याओं की अलग अलग पर्चियाँ या गोलियाँ नहीं बनाई जाती, बल्कि क्या करते हैं, जैसे टीन, प्लास्टिक, लकड़ी या गत्ते, कार्डबोर्ड, इनके समान आकार के गोल या चौकोर टुकड़े प्रयोग किए जाते हैं, जिन पर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक के उसमें डिजिट लिख लेते हैं और इन टुकड़ों को ड्रम में डालकर ड्रम को मशीनी प्रक्रिया से घुमाया जाता है और एक एक टुकड़ा निकालकर संख्या बनाई जाती है। तो पहले टुकड़े का अंक इकाई, दूसरे टुकड़े का अंक दहाई, तो इसी प्रकार से अगले टुकड़े का अंक का हम कार्य करते रहते हैं, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके। तो वर्तमान समय में देश में अनेक राज्यों में लॉटरियों के जो इनाम की जो मेथड है वो इसी मेथड से निकाला जाता है, बाय रोटेटिंग द ड्रम। नेक्स्ट मेथड है रैंडम नंबर, दैव संख्याएं। यदि समग्र का आकार बड़ा हो तो जो लॉटरी मेथड है या बाय रोटेटिंग द नंबर, बाय रोटेटिंग द ड्रम, तो इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है और इसमें डिस्ट्रस्ट की प्रॉब्लम भी बनी रहती है, विभ्रम बना रहता है। तो इसे हम विकल्प के रूप में रैंडम नंबर टेबल का प्रयोग करते हैं। तो अगर व्यवहार में देखें तो ऐसी टेबल अनेक होती हैं, जिसमें कुछ टेबल्स महत्वपूर्ण हैं, जैसे टिपेट की दैव संख्या प्रणाली, मतलब टिपेट्स टेबल ऑफ रैंडम नंबर। तो ये टिपेट के नाम के व्यक्ति ने रैंडम नंबर मेथड के लिए टेबल बनाई थी, जिसमें 1 से 5 अंकों की ये जो संख्या है वो सांख्यिकी की पाठ्य पुस्तकों के परिशिष्ट में विभिन्न रूप, आकार, संख्या के रूप में बनाई थी और इसके जो अंक हैं उसको इन्होंने कॉलम वाइज रखा था, जिसमें 5 कॉलम बनाए थे, मतलब 10 इनके कॉलम थे और 5 नंबर तक रखा, जिसमें अनेक अंक जैसे 10,000, 100 से 1,000 से कम होंगे या 1,000 से 1,00,000 के बीच में होंगे। तो इन्होंने इस तरीके से एक टेबल बना के दिखाया था। जैसे हम माने कि हमें 10 गांव चुने जाने हैं और 500 या 15,000 के बीच कोई भी हम पृष्ठ ले लें और उनमें से हम 10 गांव को सिलेक्ट कर लें जो 15,000 से कम ना हो। तो इसमें जो भी अन्वेषक है, जो भी अनुसंधान करता है, वो कॉलम 1 से पहली पंक्ति से शुरू करने की उसे ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो किसी भी पॉइंट से उसको शुरू कर सकता है। इसी टाइप से कैंडाल एंड स्मिथ ने भी अपनी रैंडम सैम्पलिंग नंबर बनाए थे, जिसमें 1,00,000 संख्याएं शामिल की गई हैं। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सरल दैव निदर्शन के लाभ क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट है हमारा अनबियस्ड, निष्पक्षता। तो इस रीति में क्या होता है, जो सैंपल के जो पदों का सिलेक्शन होता है वो कोइंसिडेंटली होता है, संयोगवश होता है, इसलिए उनके सिलेक्शन में इन्वेस्टिगेटर कोई पक्षपात नहीं कर सकता। तो इसमें मेरिट है इसका, ये निष्पक्षता रहती है। दूसरा है रियल प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, समग्र का
वास्तविक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे सैंपल के चुनने की जो मेथड है वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच से देखें तो नियमितता नियम और ये महांक जड़ता नियम उस पर डिपेंड होता है। इसलिए यदि सैंपल का आकार या जो साइज है उसका प्रॉपर वे में हो तो वह यूनिवर्स का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव बना रहता है, वह समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे गेहूँ का जैसे ढेर बना है, तो गेहूँ की ढेर में हमें गेहूँ की क्वालिटी पता करने के लिए क्या करते हैं, गेहूँ को मुट्ठी भर के ले लिया और उसके सैंपल के आधार पर गेहूँ के पूरे ढेर की हम क्वालिटी बता सकते हैं कि अगर वो मुट्ठी भर ढेर अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, तो हम बता सकते हैं कि ये सारा ढेर का गेहूँ अच्छा है। अगर उसमें कुछ मुट्ठी में जो गेहूँ आए हैं उसमें कुछ हमें क्वालिटी ख़राब लग रही है तो हम इस बेस पर कह सकते हैं कि गेहूँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट इसमें मेरिट्स है मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर, निदर्शन विभ्रम का माप। तो इस मेथड में सैम्पलिंग एरर्स को हम मेज़र कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो इसके आधार पर हम विभिन्न दैव न्यायादर्शों की एक्यूरेसी का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेरिट है सिंपल एंड इकोनॉमिकल, सरल और मितव्ययी। तो ये रीति सरल भी है, मितव्ययी है, क्योंकि इसमें समय जो हमारा टाइम है, मनी है और लेबर है उसको हम बचत होती है। तो इस तरीके से हम इसको सरल और मितव्ययी भी कह सकते हैं। और देखिए इसके मेरिट के साथ साथ कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, लिमिटेशन है। तो हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सरल दैव निदर्शन के दोष। तो देखिए फर्स्ट इसमें डीमेरिट है प्रॉब्लम ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूर्ण या विस्तृत सूचनाओं का अभाव। दैव निदर्शन के लिए समग्र की इकाइयों की पूर्ण, विस्तृत या अप टू डेट लिस्ट होनी जरूरी है, लेकिन हम जनरली व्यवहार में देखें तो अनेक दिशाओं में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। उन दशाओं में हम दैव निदर्शन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी डीमेरिट्स है कि इसमें जो अपडेट जो लिस्ट होती है वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाती, उनकी कमी रहती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन फील्ड सर्वे, क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में समस्या। यदि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में दैव निदर्शन के आधार पर हम यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये हो सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से इकाइयाँ काफ़ी दूर हो, जिनसे उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में टाइम और मनी ज़्यादा खर्च हो सकती है। तो ये फील्ड सर्वे में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उचित प्रतिनिधित्व न होने की संभावना। यदि समग्र की इकाइयों में पर्याप्त विविधता हो या जो सैंपल का जो आपका साइज़ है बहुत छोटा हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यायाधीश समग्र का उचित प्रतिनिधित्व न कर पाए। जब वो उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा तो उसके जो निर्णय हैं वो भी विश्वसनीय नहीं होंगे, मीन्स जो भी हम डिसीजन लेंगे वो अविश्वसनीय कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसकी ये डीमेरिट्स है कि अगर समग्र की इकाई में पर्याप्त विविधता है और न्यायाधीश का आकार काफ़ी छोटा है तो न्यायाधीश समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ नंबरिंग, मतलब जो नंबर डालने की समस्या बनी रहती है या पर्चियाँ बनानी है उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अभी हमने देखा था जो डोल घुमाकर में हमें 3000 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना है, तो हमें 3000 पर्चियाँ बनाने में समय और धन दोनों ज़्यादा खर्च होगा, टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्योंकि यदि समग्र का आकार काफ़ी बड़ा हो तो उन्हें हम नंबर देने में या उन नंबरों की पर्चियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड होता है। तो यही कारण है कि जो हम सोशल सर्वेक्षण करते हैं
सामाजिक सर्वे करते हैं तो इस मेथड का प्रयोग हम काफ़ी कम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसको अप्लाई करना उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है अनसूटेबल, अनुपयुक्त। यदि यूनिवर्स में कुछ इकाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें सैंपल में लेना या छोड़ना जरूरी हो तो हम इस रीति को अनुपयुक्त माने जाते हैं, मतलब इसको उपयुक्त नहीं मान सकते। क्योंकि मान लीजिए अगर हम सैंपल में कोई मतलब इस मेथड में कोई सैंपल छोड़ रहे हैं तो अनुपयुक्त मानेंगे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है उसके आने की। तो हम इन लिमिटेशन के होते हुए भी अगर केयरफुली होकर सैंपल लें तो ये रीति काफ़ी व्यावहारिक भी होती है। इसलिए या लुन चाउ ने लिखा भी है कि समग्र दैव निदर्शन निश्चय ही एक कुशल विधि है, बस इसकी शर्त यही है कि समग्र जो है ज़्यादा विशाल ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। इसलिए न्यायादर्श इकाइयों का चयन तुलनात्मक रूप से सरल और मितव्ययी होना चाहिए। इसी प्रकार से डब्ल्यू.एम. हार्पर ने भी कहा है कि जो रैंडम सैम्पलिंग है वो एक साइड का नहीं होना चाहिए, मतलब ये वन साइड का हो सकता है, ये गारंटी नहीं है कि ये निष्पक्षता से फ्री हो। तो यहाँ इस मेथड में जो भी सिलेक्शन करते हैं वो निष्पक्षता से फ्री नहीं हो पाता है। तो यहाँ इस तरीके से इसकी कुछ डिमेरिट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।